नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उज्जैन पहुंचे हुए हैं और महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास तस्वीरें। तो उज्जैन से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें, पूजा अर्चना करते हुए महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं उज्जैन सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल के दौरे पर हैं सीएम योगी, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और महाकाल का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। तमाम साधु संत भी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं और महाकाल के मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। महाकालेश्वर मंदिर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम साधु संत भी, पुजारी भी उनके साथ मौजूद हैं जो उन्हें पूजा करवा रहे हैं। और महाकाल मंदिर की ये खास तस्वीरें आपके सामने जनता टीवी की स्क्रीन पर। तो जैसा कि उज्जैन और इंदौर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से वो इंदौर भी जाएंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो फिलहाल सीएम उज्जैन अभी पहुंचे हुए हैं। मिनट टू मिनट स्केड्यूल की भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पुजारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर में मौजूद हैं और महाकाल के दर पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए और प्रदेश की सुख संपत्ति समृद्धि की कामना करते हुए। उज्जैन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकाल पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का इंदौर का भी दौरा है और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले उज्जैन पहुंचे हुए हैं सीएम योगी और महाकाल मंदिर पहुंचकर उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद पूजा अर्चना की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दुग्धाभिषेक करते हुए महाकाल का और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जनता टीवी की स्क्रीन पर। उधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष पाए गए हैं, जिसमें अनेकों मूर्तियां शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर जारी की है और इस पर अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण में केवल भारतीय जनता पार्टी ही सम्मिलित नहीं है और न केवल प्रधानमंत्री को मंदिर के उद्घाटन का अधिकार है। तो सपा ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और अवशेषों में अनेकों मूर्तियां शामिल हुई हैं, जिसकी फोटोज ट्विटर पर जारी की गई है और इसी को लेकर सपा अब बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि केवल प्रधानमंत्री को ही मंदिर के उद्घाटन का अधिकार नहीं है और हर चीज में भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं है। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और ऐसे में ये खास फोटोज शेयर की गई हैं ट्विटर पर और ये वो फोटोज हैं जो खुदाई के दौरान अवशेषों के तौर पर मिली हैं और मंदिर उद्घाटन को लेकर सपा ने कई सवाल भी अब खड़े किए हैं। तो खुदाई के दौरान मंदिर के कई अवशेष मिले हैं, जिनकी फोटो ट्विटर के जरिए शेयर की गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई है और इसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि न केवल प्रधानमंत्री को मंदिर के उद्घाटन का अधिकार है, बल्कि यह अधिकार किसी और को भी मिलना चाहिए। तो खुदाई के दौरान मंदिर के जो अवशेष मिले हैं उसको जब ट्विटर पर शेयर किया गया, तभी से जो विपक्ष हैं वो भाजपा पर हमलावर हैं और विपक्ष ने सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा है। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिसको लेकर तमाम वीडियोज और फोटोज समय समय पर साझा की जाती है जनता के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां पर कितना तेजी से चल रहा है। और अब खुदाई के दौरान अवशेषों के तौर पर जो मूर्तियां मिली हैं या जो अवशेष मिले हैं
उन्हें फोटोज के माध्यम से ट्विटर पर शेयर किया गया है। तो राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है और अवशेषों में अनेकों मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें ट्विटर के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए साझा किया गया है। और इसी पर लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भाजपा पर हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं। और इसी बीच हमारे साथ सपा से फखरुल हसन चंद जी जुड़ चुके हैं। तो फखरुल जी, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फखरुल जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधने का काम किया है और मंदिर निर्माण में केवल बीजेपी ही शामिल नहीं है, इस तरह का बयान देते हुए सपा नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मंदिर के उद्घाटन का ही केवल अधिकार नहीं है, बाकी लोगों को भी यह मौका मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि अवशेषों में कई मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें ट्विटर के माध्यम से साझा किया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से फखरुल हसन चंद जी। तो फखरुल जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। फखरुल जी, जैसा कि अवशेषों में अनेकों मूर्तियां शामिल की गई हैं और इसकी जो फोटोज हैं वो जब ट्विटर पर साझा की गई तो सपा लगातार हमलावर है, ऐसा क्यों? देखिए, ट्विटर पे फोटो शेयर करी जाए या उत्तर प्रदेश में छापेमारी की जाए जी, इनसे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से वो हटने वाला नहीं है। जनता बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रही है तो सरकार वो कभी मंदिर की बात करती, कभी मस्जिद की बात करती, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती, कभी इंडिया भारत की बात करती। देश की जनता वो पूछना चाहती है कि 2014 में 2019 में जो आपने वादे किए सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ मुद्दे अगर आपके हैं तो कुछ मुद्दे उनके भी तो हो सकते हैं। किनके मुद्दे? और ये मुद्दे की बात नहीं है सर, अगर राम मंदिर की तरफ से, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अगर कोई फोटोज जारी की जाती है, निर्माण कार्य को लेकर कोई वीडियो जारी की जाती है या मंदिरों से जुड़े हुए कुछ अवशेष साझा किए जाते हो, तो उसमें सपा को क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है कि संपत राय जी को ये बताना चाहिए कि वो जो मंदिर से जुड़ी हुई जमीन का मामला था उसकी जांच में क्या निकला, उसको कब शेयर करेंगे जनता से, वो कब बताएंगे? तो देखिए, जो आस्था का प्रश्न है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, तो वो होगा जब लोग, अगर मंदिर का निर्माण हो जाएगा, लोग मंदिर जाएंगे, वो आस्था का विषय है और उसका समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करती है। राम मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा तो लोग वहां पे जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, चाहे ट्वीट की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आज हो रही छापेमारी की बात हो, ये सब जनता का ध्यान हटाने का एक तरीका है। लेकिन जनता वो महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही। ठीक है फखरुल जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी सपा द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश के संविधान ने एक प्रधानमंत्री जी का क्या, प्रधानमंत्री का काम क्या है, देश की चुनी हुई सरकार का आखिर काम क्या है, आप बता दीजिए क्या काम है संविधान ने आखिर देश के प्रधानमंत्री का क्या काम दिक्कत भी क्या है फखरुल जी, उसमें दिक्कत भी क्या है? हम नहीं दिक्कत मैं तो ये जानना चाहता हूँ, एक धर्म गुरु किसी धर्म मंदिर का उद्घाटन करे, बिल्कुल ठीक है, उनको जाना भी चाहिए और सबको बुलाना भी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको मेहमान के तौर पे वहां पे बुलाना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी का तो ये पक्ष है, लेकिन ये जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, सबको बुलाया जाता है तो पहुंचते भी कहाँ हैं? संसद के उद्घाटन के दौरान भी सभी को बुलाया गया था, लेकिन पहुंचा कौन था? यहाँ पर अभी भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर और उद्घाटन को लेकर सभी को अगर बुलाया भी जाता है तो क्या आप लोग पहुंचने के लिए तैयार हैं? और ऐसा तो है नहीं कि पहले भी कभी बुलाया ना गया हो। देश के संविधान की जो किताब है, अगर आप उसको संसद भवन में नहीं रखेंगे, बाबा साहब के संविधान की बात नहीं करेंगे, तो समाजवादी पार्टी संसद भवन के उद्घाटन से अपनी दूरी बना के रखेगी, क्योंकि आप संविधान की बात नहीं करना चाहते, आप कानून की बात नहीं करना चाहते। अरे लोकतंत्र में आपको जो संवैधानिक अधिकार दिए देश के प्रधानमंत्री, उनको जनता ने भरोसा करके सत्ता सौंपी थी कि आप बेरोजगारी महंगाई मिटाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महिला के लिए जो नारा दिया था आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
उस नारे को आप कब पूरा करेंगे? ठीक है। तो जो वादे आपने भारतीय जनता पार्टी ने किए, तो देश के प्रधानमंत्री को जो अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है फखरुल जी, संवैधानिक बिल्कुल। अधिकार हैं, तो जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं वो उनका भी खड़ा होना ठीक है, लेकिन जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं इन पर भी भाजपा को यानी कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए फखरुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन चलता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, और सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी का छापा। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद में लगातार आईटी की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है और लखनऊ में सुबह से ही चल रही है छापेमारी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 3 तस्वीरें आपके सामने। रामपुर, सीतापुर और सहारनपुर की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आईटी की रेड चल रही है और सपा के तमाम जो ठिकाने हैं, आजम खान के जो तमाम ठिकाने हैं वो आईटी के निशाने पर हैं इस वक्त। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है और मामले को लेकर रामपुर से लखनऊ तक में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदान्ध हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहां छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो। देखिए, समाज और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे कि आईटी के निशाने पर लगातार बने हुए हैं आजम खान। अभी तक की छापेमारी में क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं सामने? देखिए, सीतापुर में जो एमएस नदी है यहाँ रेड चल रही है और इस समय हम लखनऊ में खड़े हैं। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का, ये मुश्ताक अहमद जो जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है उसमें उपाध्यक्ष थे और इसके अलावा वो बहुत ही करीबी आजम खान के माने जाते हैं और उनके वकील भी रहे हैं। ऐसे में सुबह से 7 बजे से करीब यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची थी और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और लगातार उनके दस्तावेज है जो वो मांगे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो दस्तावेज थे वो यहाँ पर एक लेकर कोई शख्स है वो अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने भी दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत किए हैं। जाहिर तौर पर आजम खान के करीबी जो भी है उनको लेकर आज सुबह से छापेमारी है। कई ठिकाने हैं, करीब आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें सहारनपुर है, मेरठ है, सीतापुर है, लखनऊ है और ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर एक साथ टीम पहुंची है। सबसे बड़ी बात है कि मुश्ताक अहमद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई केसेस लिए हैं आजम खान के, जिसमें इन्होंने एज अधिवक्ता ये उनकी पैरवी भी कर चुके हैं और जौहर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट है उसमें उपाध्यक्ष हैं और इसके पहले भी इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो पूछताछ कर चुकी है। ईडी भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें जो फंडिंग हुई है उसको लेकर सवाल जवाब किए गए थे कि आखिर इतनी बड़ी फंडिंग। ठीक है, तो बिल्कुल। तो आईटी डिपार्टमेंट की जो रेड है वो लगातार तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है और आजम खान लगातार आईटी के निशाने पर है। और यहां पर रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। वाराणसी में G20 की आखिरी बैठक होनी है, ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वाराणसी में होगी G20 की आखिरी बैठक। काशी भ्रमण करेंगे डेलीगेट्स और 2 दिवसीय ये बैठक का आयोजन होना है और 14 सितंबर को होगा बैठक का आयोजन।
और वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, 80 से अधिक प्रतिनिधि काशी पहुंच चुके हैं और वाराणसी में अब G20 की आखिरी बैठक का आयोजन होना है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, ये चौथी सतत G20 की कार्य समूह की बैठक वाराणसी में आज से प्रारंभ हुई है और बैठक के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सतत वित्त रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे, क्योंकि ये जो वित्तीय बैठक होगी ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फाइनेंशियल बैठक है ये। अंतिम रूप ध्यान देने पर G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप की सूचीबद्ध कार्यों को क्षेत्राधिकार IOC संबंधित हितकारों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा करेगी। SEWS द्वारा मुख्य उद्देश्य निजी सार्वजनिक टिकाऊ एवं वित्तीय मदद बढ़ाने को लेकर इसमें G20 को लेकर विशेष चर्चाएं की जाएंगी। इसमें पेरिस सतत विकास से पेरिस समझौते के तहत 2030 एजेंडे में तेजी लाने की बात रखी जाएगी। उसके साथ साथ कार्य समूह की अध्यक्षता अमेरिका और चीन द्वारा की जाती है। UNDP सचिवालय द्वारा के रूप में कार्य करता है। वहीं भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। FWG के तहत 3 प्राथमिक क्षेत्रों में इसकी। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बाराबंकी से एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से ये बड़ी खबर सामने आती हुई। बाराबंकी में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल प्रलय की, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अधिकतर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने। NDRF और SDRF की टीम वहां पर पहुंची हुई है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके घरों से बाहर निकलने में उनकी मदद की जा रही है और लोग नाव का सहारा ले रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए। तो नाव से ही घरों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और लगातार बारिश से कई इलाकों में जल प्रलय की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात। तो बाराबंकी से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घरों में लोग फंसे हुए हैं और उनका निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और बाराबंकी से हमारे सहयोगी चमन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चमन, बाराबंकी के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है और नाव से पहुंचा रहे हैं घरों में राहत सामग्री। क्या कुछ ताजा तस्वीरें? देखिए मनीषा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बाराबंकी में लगातार हो रही बारिश के बीच त्राहिमाम मच गया है। गांव, गली, कस्बा, मोहल्ला, हर जगह जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी। वहीं प्रशासन ने अब बाढ़ राहत से लोगों को बचाने के लिए NDRF, SDRF और PSC की टीमें लगाई हैं, जो बोट के जरिए लोगों को छत से, उनके घरों से रेस्क्यू करने के साथ साथ उनके जरूरतमंद का सामान, खाने के लंच पैकेट और पानी की बोतलें पहुंचाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ के जैसे भयंकर हालात हो गए हैं और दिन ब दिन बाराबंकी की सिचुएशन और खराब होती जा रही है, क्योंकि लगातार पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन मुस्तैदी के साथ लोगों को बचाव कार्यों में लगा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री जमीनी स्तर पर पहुंचकर लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल चमन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मदरसों की महिला शिक्षकों को बड़ा तोहफा। अब महिला शिक्षकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव। तो मदरसों की महिला शिक्षकों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है और अब महिला शिक्षकों को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। योगी सरकार ने 30 अगस्त 2022 को इसको लेकर अवकाश के निर्देश दिए थे और अब संशोधन के बाद मदरसों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उधर हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर अवध बार एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर वकीलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को मामले में सौहार्दपूर्ण रास्ता निकालना चाहिए। भदोई में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुनबे पर शिकंजा कसते हुए उनके भतीजे सतीश मिश्रा का 8 करोड़ 25 लाख का आलीशान 2 मंजिला मकान कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम भदोही ने जब्ती का आदेश जारी किया है और अपराध से कमाए हुए पैसों से मकान खरीदने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, खेत में मिला शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
आगरा में गला काटकर व्यापारी की हत्या, क्रेटा कार में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में कोचिंग से घर जा रहे छात्र पर जानलेवा हमला, 6 युवकों ने छात्र की जमकर की पिटाई। गोंडा में श्रद्धालु से भरा टेम्पो पलटने से हादसा, 2 की मौत, 7 घायल। आगरा में दिखा बाल गृह की अधीक्षिका का अमानवीय व्यवहार, मासूम बच्चों के हाथ पैर बांधकर चप्पलों से करती है पिटाई। अलीगढ़ में नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। बागपत में युवक ने पड़ोसी पर चाकू से किया हमला, गंभीर रूप से युवक घायल। बांदा में रोडवेज बस चालक का बस में मिला शव, गले में मिला गमछे से बना फंदा। एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में सीनियर सिटीजन के साथ थाने के दरोगा ने की जमकर मारपीट, पीड़ित बुजुर्ग के साथ पहले दबंगों ने की थी मारपीट। संत कबीर नगर में डिलीवरी बॉय के साथ हुई लूट की घटना, वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में बरेली हाईवे पर होगी तीसरी आंख से निगरानी, जवापुर चौराहे पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरास। फर्रुखाबाद में दिखा दबंगों का कहर, छोले भटूरे खाने के बाद पैसे देने से किया इनकार। ललितपुर में ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में शराब की लत को बताया आत्महत्या का कारण। फर्रुखाबाद में खेत में मिला एक बच्ची का शव, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। फतेहपुर में पुलिस ने वाहन चोरों पर कसा शिकंजा, 2 शातिर चोरों के साथ चोरी की गाड़ी बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चीनी के ट्रक की चोरी का किया खुलासा, लगभग 410 चीनी के कट्टे, अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी किए बरामद। मिर्जापुर में हुई लूट के बाद सतर्क हुई पुलिस, भारी फोर्स ने वाहन स्वामियों की चेकिंग की। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।